दोस्तों आप देख रहे हैं जीव विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर है आरबीएससी का। इसका फुल सॉल्यूशन, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें देखेंगे। फटाफट इस वीडियो को देख लीजिए और इस पूरे जो वीडियो का पीडीएफ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसका पासवर्ड मैं अभी इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपको ध्यान रखना है उस पासवर्ड को, ताकि आप पीडीएफ को खोल सकें और उसको लिख लेना आप। तो ये है आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर और इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं सॉल्यूशन को। तो ध्यान रखना है आपको, इसमें जो पासवर्ड बताने वाला हूँ ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर एमसीक्यूज़ जो हैं आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चंस जो हैं, तो यहाँ पे पहले का ऑप्शन जो है बी ऑप्शन पत्थर चट्टा, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ये ध्यान रखना है आपको। जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग सोस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, इसका ऑक्सिन जो है सबसे पहले जिस हार्मोन की खोज हुई थी, द फर्स्ट हार्मोन वाज ऑक्सिन, ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो उसको देखते हैं हम आगे क्या है आपका। इसमें है वाहक डीएनए कौन सा है, आपको बताना है। तो वेक्टर डीएनए का जो आंसर हो जाएगा वो प्लाज्मिड जो है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सिंथेसाइज जो डीएनए है, सॉरी औषधीय पादप जो है वो आपका कौन सा है, मेडिसिनल प्लांट। तो इसमें सभी के सभी ये मेडिसिनल प्लांट में ही आते हैं, तो इसमें कोई एक की लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसके अलावा फिर अब हम आगे बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पाँचवें क्वेश्चन का जो है आंसर वो है यकृत, जिसमें ये आपका कुफर कोशिकाएं जो मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है आंसर, उसकी बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ग्राफियन पुट्टिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं। तो स्त्री के अंडाशय में पाई जाती हैं। इसको आंसर को आप करेक्ट कर लीजिएगा, इन ओवरी ऑफ फीमेल, इसका राइट आंसर है। उसके बाद में टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो आपको बताना है। तो ये 46 होती है। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, काला आजार जो रोग होता है वो आपका लिशमेनिया से होता है, ठीक है। इसका आंसर लिशमेनिया होगा आपका। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कौन सी एंटीबॉडी माता के भ्रूण में प्लासेंटा के माध्यम से स्थानांतरित होती है। तो आईजीजी जो है ये आपका स्थानांतरित होता है। उसके बाद में 10th जो क्वेश्चन है, अंड जनन में एक प्राथमिक अंड कोशिका के कितने जो है अंडाणु बनते हैं। तो एक के लिए एक ही जो है प्राथमिक आपका जो बनेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया आपसे खालिस्तान, सॉरी, एक वर्ड या एक जो भी आपके आंसर हैं उसको देना है, तो उस हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट टू मेन कॉजेस ऑफ गुटेशन इन प्लांट्स। तो इसका देखिए अधिक होना यानी मोर रूट प्रेशर, और कम होना मतलब लेस ट्रांसपीरेशन होना, यानी कि जड़ दबाव कम होना, अधिक होना, और कम वाष्पोत्सर्जन होना, ये जो हैं इसके मुख्य कारण है। इसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, तो इसमें मूत्रपित्त वृषणों का अत्यधिक मात्रा में पाया जाना मानव के लिए किस रोग का लक्षण है। तो पीलिया या जॉन्डिस बोल सकते हैं, या लीवर डैमेज या क्षय रोग बोल सकते हैं यकृत का। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद में फोर्थ जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, विच प्रोसेस ऑफ इट्स लाइफ साइकिल विल बी अफेक्टेड इफ़ थायरॉइड ग्लैंड ऑफ फ्रॉक्स टेप्लोई इज़ डैमेज्ड। तो यदि मेंढक के टेडपोल की जो ग्रंथियां हैं उसको अगर क्षतिग्रस्त की जाए तो कौन सी चीज़ प्रभावित होगी। तो मेटामॉर्फोसिस जो है, इसका कायांतरण जो है प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे जो हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें है आपका हु डिस्कवर डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। तो इसका सर्जियस नवास्चिन जो हैं वो इसके डिस्कवर थे। इसके बाद में डिक्सन तथा जोली के सिद्धांत का नाम आपको बताना है। तो एक है संसर्जन तनाव सिद्धांत, जिसको कोहेजन बोल सकते हैं, और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन या खिंचाव सिद्धांत, जो है आपका ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी। इसके बाद में सातवां क्वेश्चन पूछा गया है, खनिज लवण अवशोषण से आप क्या समझते हैं। तो पौधों के वृद्धि तथा जीवन चक्र के लिए आवश्यक खनिज तत्वों का मृदा में अवशोषण खनिज लवण अवशोषण जो है कहलाता है, ठीक है।
तो ये आपका यहाँ पर इंग्लिश में भी इसका आंसर लिख रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी में सॉल्यूशन मिलने से एक फ़ायदा होता है कि आपको जो भी डाउट है वो पूरी क्लियर हो जाती है, क्योंकि इंग्लिश में आपको आंसर मिल जाता है और हिंदी में आप उसको समझ जाते हैं। आठवां जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया सर्वप्रथम किस एंजाइम की खोज की गई थी, तो जाइमेज जो है वो आपका फर्स्ट एंजाइम था। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो माता के दूध में कोलेस्ट्राम द्वारा नवजात शिशु को खाली स्थान प्रतिरक्षी प्राप्त होता है। कौन सा आपको जो है एंटीबॉडी मिलता है, तो उसका नाम इम्यूनोग्लोबिन है, ए बोल सकते हैं, और इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो IgA आप इसको लिख सकते हैं इस खाली स्थान में, ठीक है। IgA इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की खाली स्थान इकाई होती है, तो क्वांटा सोम जो है वो इसकी इकाई होती है, आपको यहाँ पे लिख रखा है मैंने। और वसा का शोषण गुणांक जो है इकाई से कम होता है, <1 होता है, पॉइंट में होता है, यानी कि 0.78 हो सकता है, 0.89 हो सकता है, इस तरह से होता है आपका। इसके बाद में सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है 12वां क्वेश्चन, इसमें पादपों में जल प्रवेश के जो हैं आपको बताने हैं, तो यहाँ पर इसका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों के लिए यहाँ पे आंसर लिख रखा है, आप इसको ईजिली समझ सकते हैं। इसी तरह से सारे आंसर से मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, और पासवर्ड जो है मैं बताऊँगा तो उसको आपको ध्यान रखना है ताकि PDF आप खोल पाएँ। यहाँ पे धमनी और सिरा में आपको अंतर बताना है, तो हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पे लिखा है वो साफ साफ आराम आराम शब्दों से, और यहाँ पर ही है इंग्लिश मीडियम के लिए जो है आर्टरी और वेन, ठीक है। इसके आगे की बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन है जो आपका, इसका आंसर हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों के लिए हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या है, विच एक्टिविटी ऑफ फर्टिलाइजेशन विल बी अफेक्टेड व्हेन प्रॉक्सिमल सेंट्रोइल ऑफ स्पर्म इज इनएक्टिवेटेड, एक्सप्लेन विद रीज़न। तो ये आपको यहाँ पे हमने बता दिया है। इसके बाद में आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको सॉल्व किया गया है, जो पूरे आंसर के साथ में डिस्क्राइब कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन का जो है इंग्लिश मीडियम के लिए रहा आंसर, ठीक है। इसके आगे जब हम बात करते हैं सेक्शन सी की, तो यहाँ पे भी डिस्क्राइब स्ट्रक्चर करना है सेलुलर एंडोस्पर्म का विद डायग्राम, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए लिखा हुआ है, और नीचे जो है वो आपका हिंदी मीडियम के लिए, यहाँ पे डायग्राम भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये है इसका डायग्राम, इसको आप देख सकते हैं, PDF फॉर्म में आपको ये मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं आसानी से पूरा का पूरा। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन आया था आपका, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टाइपिकल ओवल, तो यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम के लिए जो है डिस्क्राइब किया गया है, ये सारा हिंदी मीडियम का है। और इसके आगे जो बात करें हम, इसका डायग्राम भी है यहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए, और इंग्लिश मीडियम के लिए भी इसका डायग्राम भी मैं शो कर दूँगा। यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम के लिए इसका डायग्राम, और आगे जो है इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर दिया गया है। ये है आपका इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर। इसके बाद में 17th जो क्वेश्चन है, इसमें आपका एक्सप्लेन करना था मैकेनिज्म ऑफ स्टोमाटा मूवमेंट इन प्लांट्स बाय एक्टिव पोटेशियम के कारण, तो पोटेशियम वाला आपको जो है यहाँ पे करना है, तो इसको देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, सिद्धांत सक्रिय पोटेशियम आयने स्थानांतरण सिद्धांत जो है उसके बारे में यहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए बता दिया। इसका डायग्राम भी आपको मैं शो कर देता हूँ। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम का जो है यहाँ पर आपका ये है, आपका एक तो बंद है और एक खुली हुई है, जो है आपका ये खुला रंध्र है, ओपन है, और ये क्लोज्ड है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वाइट है तो ये आपका ओपन है, और यहाँ पे ये पूरा ब्लैक है, ये तो आपका क्लोज है। इसका यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए भी ये जो है डायग्राम, यहाँ पे ओपन है ये और ये क्लोज है। तो इस तरह से आपका ये आंसर आपका एक्टिव पोटेशियम आयरन थ्योरी जो है बतानी थी, तो उसमें यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए सॉल्यूशन है, आप इसको आराम से देख सकते हैं, पूरा का पूरा आप देख लीजिए। पहले इसके आगे के क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अथवा में क्वेश्चन जो है आपका ये है, एक्सप्लेन द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सब्स्ट्रेटेड कॉम्प्लेक्स वाला, और लेवल डायग्राम भी बनाना है। तो सबसे पहले ये हिंदी मीडियम का सॉल्यूशन है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन का डायग्राम यहाँ पे नीचे देख सकते हैं हम, ये रहा, ये एनर्जी लेवल के लिए हिंदी मीडियम का इंग्लिश मीडियम का सेम डायग्राम है। इसमें आपका देखिए एंजाइम एक्शन है ऊपर वाला डायग्राम, और नीचे वाला मोड ऑफ एंजाइम एक्शन है, ठीक है, वो एंजाइम एक्शन है और ये मोड ऑफ एंजाइम एक्शन है। और इसी का जो इंग्लिश वर्जन है जिसको हमें इंग्लिश मीडियम के लिए बनाना था आंसर, वो यहाँ पर गिवन है।
इसके आगे बात करें अगर हम, क्लोनिंग वाहक क्या होते हैं, तो ये आपको पहले बताना था, तो यहाँ पे बता दिया हमने इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए। उसके बाद में आगे का जो क्वेश्चन है पूर्ण नियोजन आपको बताना है, तो यहाँ पर वो भी सॉल्व कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसको काफ़ी लंबा है तो आराम से इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और इसका इंग्लिश वर्जन जो है यहाँ पे आंसर है, ये इंग्लिश में आंसर है प्लाज्मिड। और इसके आगे हम जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। आप आराम से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे अथवा क्वेश्चन है जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है मेथड ऑफ माइक्रो इंजेक्शन इन जीन ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर आप हिंदी में देख सकते हैं सॉल्यूशन और इंग्लिश में देख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो डायग्राम है वो इस तरह का है, आपको याद रखना है। इसके आगे सिंपलेस्ट डायग्राम है ये। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आपके आगे हैं। नेफ्रॉन हमेशा इंपॉर्टेंट में रहा है तो आपको ध्यान रखना है। और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किससे बना होता है, ये बता दिया है। इसका इंग्लिश वर्जन भी देखेंगे हम। ये जो है आपका उसका डायग्राम है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। और इसमें जो मेन पार्ट है ये वाला, इसका डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमने उसको वोमेन्स फूड जो है उसको यहाँ बड़ा चित्र बना करके डिस्क्राइब कर दिया, आप देख सकते हैं इसको। ये देखिए वोमेन संपुट के बारे में, और कोशिका वहीं पर कोशिका जो कुछ होती है उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो आप देख सकते हैं सारा डिस्क्रिप्शन बढ़िया से। और इसी का इंग्लिश वर्जन जो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन वो यहाँ पर है, डायग्राम आपके सामने था। ये जो है आपके सारे के सारे पॉइंट्स हैं जिसमें डिस्क्राइब किया गया है। इसके अथवा में आया था वात स्फीति रोग क्या है, इसको आपको बताना था, कैसे ये ट्रीट होता है, तो ये भी आपको बताना है। तो ये वाला है हिंदी मीडियम के लिए, और इसके नीचे जो है वो है आपका इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर। सेक्शन डी की बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मानव नरतंत्र जो है उसका नामांकित चित्र बनाना था जनन तंत्र का। तो ये हिंदी मीडियम का डायग्राम है और ये इंग्लिश मीडियम का डायग्राम है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके आगे जो है आपका नेक्स्ट जो है इसमें पूछा था फंक्शन वगैरह, तो वो आप बता सकते हैं टेस्टिस का फंक्शन, ठीक है। और उसके बारे में फिर जो भी पूछा गया है उनके बारे में थोड़ा सा आपको लिख देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे पूछा गया था सर्टोली कोशिकाओं के कार्य, तो यहाँ पर सर्टोली कोशिकाओं के कार्य आपके सामने हिंदी मीडियम के लिए, और इसी का नीचे जो है आपके इंग्लिश मीडियम के लिए है। इसके अथवा में जो है पीयूष ग्रंथि का जो है आपको चित्र बनाना था, और उसका उस बाद में न्यूरोहाइपोफाइसिस जो स्रावित हार्मोन होता है उसका कार्य बताना था। तो ये आप देख सकते हैं प्यूटरी ग्लैंड का जो है एनलार्ज डायग्राम यहाँ पे आप शो देख पा रहे हैं। ये जो बनाया हुआ है ये जो छोटा सा होता है यहाँ पे मटर के दाने की तरह, और ये होता है इतना बड़ा, और इसके छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पे बता दिए गए हैं। और इसका जो आंसर है यहाँ पे पूरा कंप्लीट जो है लिख दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद में अब हम आगे बात करें इंग्लिश मीडियम के लिए, तो उसका आंसर ये है जो न्यूरोहाइपोसिस जो आपका हार्मोन से प्रॉब्लम था वो वाला पूछा गया था, वो बता दिया यहाँ पे। 21 नंबर है ब्रीफ अबाउट 3 फेजेस ऑफ जेमेनोटाइसिस का, तो इसके 3 फेजेस जो हैं वो उसको बताना है आपको। तो यहाँ पर आपके देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड को लिखा गया है, और इसी का इंग्लिश वर्जन जो है जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर जो है लिखे गए हैं, ठीक है। और इनको थोड़ा सा इसके जो बेसिक पार्ट है या सब पार्ट है उसको भी डिस्क्राइब किया गया है, तो आपको याद रहने चाहिए। आवर्त चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपको बताना था, तो ये महिलाओं का है, और इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना था अपने बुक के हिसाब से। और यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, उसका चित्र भी हमने दे दिया डायग्राम, ताकि आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम में आइडिया रहे कि किस तरह से आपको जो है लिखना है। तो इस तरह का ये डायग्राम है, आप देख रहे हैं। इसका जो पूरा डायग्राम आप पीडीएफ में देख लेना, पीडीएफ जो मैं अभी पासवर्ड बताऊंगा उसकी। और ये है इसका सभी जो जो प्रॉब्लम होती हैं वो सब यहाँ पे बता दी गई हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस में हम इसका डायग्राम पहले देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, और भी है। और ये सॉल्यूशन है जो इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पर है, क्या होता है कैसे होता है सभी चीज़ें इसमें बता रखी हैं। आप आराम से इसको पॉज करके देखना, वीडियो को सब समझ में आ जाएगा। इसके आगे तीसरा पार्ट है जो ओवरी फेज़ और रिकवरी फेज़, तो उसके पॉइंट्स हैं। फिर में फोर्थ पार्ट है आपका ल्यूथियल फेज़ और सेक्रेटरी फेज़ जो है या सीक्रेटरी फेज़, इसको
डिस्क्राइब कर दिया गया है। इसके बाद में खंड ई शुरू होगा और खंड ई के साथ में ही आप इसका पासवर्ड लिख लीजिए। 3021 जो है इसका पासवर्ड है। 3021 3021 जो है इसका पासवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कंप्लीट है। और यहाँ पर पूरा हिंदी मीडियम के लिए ही, तो इसके आगे हम जो देखेंगे वो इंग्लिश मीडियम के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा सॉल्यूशन है। आपका पेपर बहुत ही लेंदी दिया गया था ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकें। तो यहाँ पर हीमोफीलिया जो है उसका बताना था आपको। ये हीमोफीलिया जो है महारानी विक्टोरिया को भी हुआ था, उनके वंशज को भी हुआ था, तो उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पर है इसका इंग्लिश वर्जन। इसके आगे के जो पार्ट्स हैं वो दिखाया तो मैं आपको, ये देख लीजिए। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जो है, इसके बाद में ब्लू कलर ब्लाइंडनेस, ये सब जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ये है ब्लू कलर ब्लाइंडनेस। इसके बाद में एग्जांपल्स हैं जो है आपका क्रॉस बिटवीन ए नॉर्मल वुमेन एंड कलर्ड ब्लाइंड मैन से तो क्या होगा। उसके बाद में आपका जो सब कुछ, आप आराम से इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। 5th क्वेश्चन भी है आपका। इसके बाद में इसका इंग्लिश वर्जन जो है हेमोफीलिया और ब्लीडर्स डिजीज़ जो है उसके टाइप्स बता दिए गए हैं यहाँ पे। और टाइम्स उसके बाद में इसके कॉजेज़ जो हैं वो भी हैं। और यहाँ पर आप इसका डायग्राम देखना चाहें तो इस तरह का कुछ डायग्राम होगा। इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। इसके अथवा में जो मेंडल अपने प्रयोगोमीटर के आनुवंशिक लक्षणों की वंशागणित अध्ययन क्या क्या किया, मतलब ये समझाना है आपको। तो इसमें बताना है एक संकरण जो है आपका, द्विसंकरण, बहुसंकरण सारे बताने हैं आपको। और इसका टेबल भी बना देना इस तरह का। इसका एक संकरण आपको यहाँ पे ऐसे हिंदी में लिख देना है और इंग्लिश मीडियम के नीचे लिखा हुआ है। ये है आपका द्विसंकरण। और इसके आगे जो है आपका सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ मेंडल, ये इंग्लिश मीडियम के लिए आ गया। यहाँ पे कैरेक्टर जो सिलेक्शन किए थे वो बता दिया गया, छोटे थे, बड़े थे, कैसे थे, बौने थे, और उसके बारे में सब यहाँ पे लिख दिया गया। आप देख सकते हैं इसको। इसका अथवा में जो है आपका मेंडल के विभिन्न नियम को विस्तार से आपको लिखना था, जो लॉज थे उसके आपको लिखने थे। तो ये हिंदी मीडियम के लिए है, यहाँ पर सारे लॉज जो आप देख रहे हैं। इसके बाद में आपको मैं दिखा दूंगा इंग्लिश मीडियम का जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस और दूसरा डी हाइब्रिड क्रॉस, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। एक्सपेरिमेंट जो हैं ये देखिए पूरा का पूरा क्लियर है। तो ये है इसके आंसर। और यहाँ पर इसका डायग्राम, लंबा डायग्राम है ये। तो पीडीएफ जब आप डाउनलोड करेंगे तो जैसे मैंने पासवर्ड बता दिया है तो उससे खुल जाएगा और उसमें आपको क्लियरली साफ साफ दिखाई देगा। इसके रिजल्ट्स हैं जो यहाँ पे दे दिए हैं। इसके बाद में 23rd जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे डिफाइन इम्यून सिस्टम डिफरेंट टाइप्स में पूछा गया है आपसे। तो डिफरेंट टाइप्स में जो है आपको इसको बताना होगा। यहाँ रहा टाइप्स, ठीक है। जो नेचुरल और इन्नेट इम्यूनिटी हो जाती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, पैसिव हो जाती है, ये सारी चीज़ें आपको जो है इसमें देखनी है। इसके बाद में इसका इंग्लिश वर्जन है और इसका टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट वाइज। इसको आप कंप्लीट देख सकते हैं। उसके बाद में जो इसके बैरियर्स हैं उसके बारे में भी यहाँ पे बता दिया गया है। इसके बाद में आगे हम देखें तो म्यूकस मेम्ब्रेन्स के बारे में बताया है। और अथवा में है संक्रामक रोग क्या होते हैं। संक्रामक और असंक्रमण दोनों ही पूछे गए हैं आपको इस क्वेश्चन में, तो हम दोनों को देखेंगे। संक्रामक रोग जो है ये है आपका उसका आंसर, जो कि कैसे है, कैसे कैसे फैलता है, क्या उपचार हैं, ये सब चीज़ें इसमें आप बता सकते हैं। और इसके बाद में ये पहला रोग था। उसके बाद में दूसरा रोग जो है ट्यूबरक्लोसिस या क्षय रोग, या फिर आप तपेदिक रोग भी बोल सकते हैं, उसके बारे में बताया है और उसके जो बचने के उपाय बताए गए हैं। उसके बाद में इसका ही इंग्लिश वर्जन जो है यहाँ पे इन्फेक्टेड डिजीज़ के नाम से जो है वो बता दिए गए हैं। और इसमें इसके बाद में 4th पॉइंट से लेके आप 5th पॉइंट देख पा रहे हैं। और उसके बाद में ट्यूबरक्लोसिस शुरू होता है आपका। और यहाँ पे इस सारे के सारे लिखे गए हैं सॉल्यूशन।
आगे हम प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन भी इसमें करना पड़ता है। और दूसरा है ट्यूबरकुलोसिस और इसके सिम्टम्स बताने थे आपको, तो यहाँ पे बता सकते हैं आप। इसका प्रिवेंशन जो है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अथवा में असंक्रामक जो अब नॉन इन्फेक्शियस जो डिजीज़ है उसके बारे में पूछ रहा है। पहले इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में पूछा था, तो उसका यहाँ पर लिख दिया है। नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर है और कार्सिनोमा है, जो कैंसर है वो आ जाता है, और दूसरे भी चीज़ें हैं वो भी आ जाती है। इसी के पार्ट्स हैं, इसके उपचार वगैरह सब बताए गए हैं, और इसमें कोई दिक्कत हो तो वो आप कैसे करेंगे वो भी सब चीज़ें हैं। और उसके बाद में फिर दूसरा जो नॉन इन्फेक्शियस जो है एलर्जी है, वो एलर्जी ज़रूरी नहीं है कि किसी से किसी में फैले, तो इसको आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही लिख रखा है। जो कि आपका कैंसर बताया था पहले, तो कैंसर के बारे में, फिर उसके बाद में जो आपका हो सकता है एलर्जी, उस एलर्जी के बारे में भी बताया हुआ है। तो ये है आपका सॉल्यूशन जो है कंप्लीट, ये एलर्जी के बारे में कंप्लीट यहाँ पे बताया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे। तो ये पूरा का पूरा हमने सॉल्यूशन आपको दे दिया। तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें ना। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। बने रहिए इस चैनल पे, आपके लिए मोर अपडेट्स और मोर सॉल्यूशंस अपलोड किए जाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।